प्रिय छात्रों, आज हम लोग सारा आकाश उपन्यास शुरू करेंगे। इस उपन्यास को शुरू करने के पहले हम लोग पात्र परिचय कर लेंगे। देखेंगे कि इस उपन्यास में मुख्य रूप से कौन कौन से पात्र आए हैं, कौन कौन से चरित्र आए हैं, तो उसको पहले देख लेंगे तो हमें इसके अंदर जो कहानी मिलेगी वह समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग पात्र का परिचय कर लेंगे कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी भूमिका निभाई है, किनका क्या चरित्र है, ये देख लेंगे। उसके बाद एक बार हम लोग पूरे उपन्यास का सारांश देखेंगे। पूरे उपन्यास का सारांश देख लेने के बाद हम लोग फिर एक एक पाठ करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पात्र परिचय। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि सारा आकाश जो उपन्यास है, यह उपन्यास निम्न मध्य वर्ग के परिवार की संघर्षपूर्ण कहानी है। कहने का मतलब कि यहाँ होता है लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो जो निम्न वर्ग का परिवार होता है वह बहुत ही लाचार होता है, गरीब होता है, कमज़ोर होता है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। और जो मध्यम वर्ग का परिवार होता है वह न तो ज़्यादा सुखी होता है और न तो ज़्यादा दुखी होता है, बीच बीच में रहता है। उसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है, किसी के पास हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो उच्च वर्ग का परिवार होता है उनके यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के साधन मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है निम्न मध्य वर्ग। कहने का मतलब कि न यह निम्न वर्ग का है और न मध्यम वर्ग का है, न लोअर क्लास का है न मिडिल क्लास का है। अब ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच का है ना। इसीलिए इसको यहाँ लिखा है निम्न मध्य वर्ग के परिवार की संघर्षपूर्ण कहानी है। तो जैसा कि आप लोगों का टेस्ट भी होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि प्रश्न कर दिया जाए कि सारा आकाश किस प्रकार की कहानी है और किस प्रकार के परिवार की कहानी है, और होगा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसी तरह से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जब इसको सुनेंगे, समझेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाएंगे। फिर है परिवार में 10 सदस्य हैं। परिवार में 10 सदस्य हैं, अर्थात सारा आकाश जो कहानी है उस कहानी में जिस परिवार के बारे में चर्चा की गई है उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यह भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। 10, 5, 7, 9, 11 और इसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। जिनमें से 3 पढ़ने वाले छात्र हैं,
पर कमाने वाला केवल एक है। जिस परिवार की कहानी है उस परिवार में 10 सदस्य हैं। उन 10 सदस्यों में से 3 सदस्य पढ़ने वाला है और कमाने वाला सिर्फ एक सदस्य है। कहने का मतलब कि परिवार में 10 आदमी का खर्च है, जिसमें 3 आदमी पढ़ने वाले हैं और आमदनी का साधन सिर्फ एक ही है, एक ही आदमी कमाने वाला है। वह भी किसी ऊंचे पद पर नहीं है, अपितु एक सामान्य सा क्लर्क है, जिसके कारण परिवार में पैसों की तंगी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का परिचय इस प्रकार है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। एक आदमी जो कमाने वाला है वह किसी ऊंचे पद पर नहीं है, एक साधारण किरानी के क्लर्क के पद पर है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। सारा आकाश उपन्यास में जो कमाने वाला सदस्य है वह सदस्य किस पद पर है? क्लर्क, हेडमास्टर, मास्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग लाइन बाय लाइन इसको सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोगों का टेस्ट होने वाला है और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और हर पार्ट से इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन निकाल करके बनाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट लेना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब चलिए, सारा आकाश उपन्यास में जिस परिवार की कहानी है उस परिवार में 10 सदस्य तो आप लोगों ने देख लिया। अब ये दसों के 10 सदस्य कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और जब जान लेंगे तो हमें बाद में कहानी समझने में आसानी होगी। और मैंने मूवी भी भेज दिया है। व्हाट्सएप के थ्रू तो मूवी नहीं जा सका, इसलिए मैंने थ्रू गूगल ड्राइव आप लोगों को भेज दिया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी को देख लिया होगा। और नहीं देखा होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो आपको खुद ही अपना गार्जियन, अपना पेरेंट, अपना टीचर सब अपने आप को ही मानना पड़ेगा और अपने आप को खुद डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हम लोग तो है नहीं कि आपको बार बार मोटिवेट करेंगे, बार बार डांटेंगे, बार बार याद दिलाएंगे, बार बार कहेंगे कि यह करो वह करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सब आपको खुद सोचना है। चलिए आगे देखते हैं। बाबूजी के बारे में बताया जा रहा है। उस परिवार में एक बाबूजी हैं। ये बाबूजी के बारे में है। बाबूजी धीरज, समर, अमर, कुंवर तथा मुन्नी के पिता हैं। यहाँ भी एक प्रश्न मैं बना सकता हूँ। बाबूजी की कुल कितनी संतानें हैं? बाबूजी की कुल कितनी संतानें हैं? एक है धीरज, अमर, समर, अमर, कुंवर, ये 4 बेटे हैं उनके, और तथा एक बेटी है जिसका नाम है मुन्नी। तो यहाँ भी कई तरह का प्रश्न बन जाएगा। बाबूजी के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था? धीरज, अमर, समर, कुंवर, चारों में से एक चुनना पड़ेगा। बाबूजी की बेटी का नाम क्या था? मुन्नी, सविता, चुन्नी, मुन्नी, व्हाटएवर, इसमें से एक चुनना पड़ेगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है। वे परिवार पर पूरा अधिकार बनाए हुए हैं। यहाँ बाबूजी के बारे में बताया जा रहा है। बाबूजी कौन है? तो धीरज, अमर, समर, कुंवर तथा मुन्नी के पिता हैं और वे परिवार पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। इसलिए जमाए हुए हैं क्योंकि वे परिवार के मुखिया हैं, परिवार के हेड हैं। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं मतलब रिटायर हो चुके हैं।
सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर हो चुके हैं। 25 रुपये उन्हें पेंशन मिलती है। उन्हें पेंशन कितनी मिलती है? 25 रुपये। परिवार के मुख्य फैसले वे ही करते हैं। परिवार के मुख्य फैसले वे ही करते हैं। यहाँ भी एक प्रश्न बन जाएगा। सारा आकाश उपन्यास में जिस परिवार की कहानी है उस परिवार के बारे में सारे फैसले कौन लेते थे? बाबूजी, अम्मा, अमर, समर। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा। जाति से वे ठाकुर हैं। ठाकुर ये क्षत्रिय लोग होते हैं, जाति से क्षत्रिय हैं। धीरज का विवाह हो चुका है। धीरज का विवाह हो चुका है। धीरज जो उनका सबसे बड़ा बेटा है उसका विवाह हो चुका है। उसके बाद मुन्नी का भी विवाह कर दिया गया है। जो उनकी सबसे छोटी बेटी है मुन्नी, उसका भी, छोटी बेटी सबसे नहीं है, वो समर से छोटा है, आगे मिलेगा, मैंने गलत बता दिया, समर से छोटी है और उसका भी विवाह कर दिया गया है। मुन्नी का भी विवाह कर दिया गया है, पर अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर वह भी पिता के घर वापस आ गई है। कहने का मतलब कि ससुराल में उसके पति ने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया कि वह वहाँ से लौट करके अपने पिता के घर आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखते चल रहे हैं कि किस प्रकार से जिस परिवार की कहानी है उस परिवार में खर्च ही खर्च है और आमदनी नहीं है। कुल मिलाकर के यह कह लीजिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ठाकुर साहब ने बेटी की शादी में कुछ कर्ज लिया था। हर आदमी बेटी की शादी में कुछ न कुछ कर्ज में दब ही जाता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन घर बनाते समय और बिटिया की शादी करते समय कर्ज में आ ही जाता है, थोड़ा बहुत कर्ज लेना ही पड़ता है। दूसरे बेटे समर की शादी में आए दहेज से वे उसे उतारना चाहते थे, पर ऐसा ना हो सका। लेकिन बाबूजी चाहते थे कि दूसरा बेटा जो समर है, धीरज की शादी तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद मुन्नी की शादी हुई थी, अब उन्होंने धीरज की भी शादी की। धीरज की शादी में उन्होंने सोच रखा था कि धीरज की शादी में जो दहेज में रुपए मिलेंगे उससे मुन्नी की शादी में जो कर्ज हुए उस कर्ज को चुका लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहने का मतलब कि पर्याप्त दहेज नहीं मिला। कारण समर की शादी में उनकी आशा के अनुसार दहेज नहीं आया। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। बाबूजी ने मुन्नी की शादी में जो कर्ज लिए थे उस कर्ज को क्यों नहीं चुका पाए? पहला एक, उनके पास पैसे नहीं थे, ये तो सही बात है। समर की शादी में उनकी आशा के अनुसार दहेज नहीं मिला। उनकी पेंशन बंद हो गई थी। धीरज ने नौकरी छोड़ दी थी। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो किताब में बातें लिखी गई है कहानी के आधार पर उत्तर देना है। कहानी पर के आधार पर उत्तर देने का मतलब यह होता है कि जो बातें कहानी में आई है वही उत्तर देना है, न कि अपने से कोई सुटेबल उत्तर दे देना है। उन्हें निराशा हुई। किन्हें निराशा हुई? बाबूजी को। क्यों निराशा हुई? क्योंकि समर की शादी में पर्याप्त दहेज नहीं मिला। उन्होंने मुन्नी को उसकी ससुराल वापस भेजने के लिए बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुन्नी को उसकी ससुराल भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अनेक पत्र लिखे पर कोई फायदा नहीं हुआ। अनेक पत्र लिखे, किसको पत्र लिखे? मुन्नी के पति को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2-2.5 साल बाद अचानक जब उसका पति उसे
लेने आया तब उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के तथा स्वयं मुन्नी के विरोध के बाद भी इसी में उसकी भलाई समझकर उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन दो ढाई साल बाद मुन्नी का पति अपने से आ गया मुन्नी को ले जाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि शायद मुन्नी के पति को अब समझ में आ गया होगा, अब उसका स्वभाव बदल गया होगा, इसलिए उन्होंने मुन्नी को ससुराल जबरदस्ती भेज दिया। परिवार का कोई भी सदस्य, धीरज, समर, अमर, कुंवर, माँ, खुद मुन्नी नहीं चाहती थी कि वह ससुराल जाए, लेकिन बाबूजी ने सोचा कि मुन्नी को ससुराल भेज देने में ही भलाई है, इसलिए उन्होंने मुन्नी को ससुराल भेज दिया। आइए आगे देखते हैं। व्यंग बाण छोड़ने में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि पिताजी व्यंग बाण, सरकास्टिक वर्ड्स बोलते थे। सरकास्टिक वर्ड में उनकी बराबरी, समानता मीन्स एक सिमिलरिटी, है ना, बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रभा तथा समर उनका शिकार बनते रहते। अब यहाँ देखेंगे कि प्रभा के बारे में तो अभी चर्चा नहीं हुई है। ये प्रभा जो है वह उनके दूसरे बेटा समर की पत्नी है। यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है, समर की पत्नी का नाम क्या था? प्रभा, आभा, मीना, सविता, कुछ भी। तो इसमें से आपको एक उत्तर चुनना पड़ेगा। वे बड़े बच्चों पर भी हाथ उठाने से नहीं चूकते। कहने का मतलब कि जो बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, जिनका विवाह भी हो गया है, उनके ऊपर भी हाथ उठाने से नहीं चूकते। हाथ उठाने का मतलब यह है मारना। उसको भी जरूरत पड़ने पर मार बैठते थे। बाजार का सारा काम वे स्वयं ही करते हैं। बाजार का सारा काम स्वयं करते हैं। कहने का मतलब कि जो भी खरीदारी का काम होता है, परिवार में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे सारी चीज़ें खरीदने का काम वे खुद करते हैं। वे परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। बात सही है, घर के मुखिया हैं, परिवार का ध्यान तो पूरा रखना ही चाहिए। अब वे तीसरे बेटे अमर का भी विवाह करना चाहते हैं। अभी देखिए, घर में 2 बेटे का विवाह हो गया है, परिवार इतने हैं, 10 परिवार है। अभी बेटा तीसरा पढ़ रहा है, दूसरा समर जिसका विवाह हो गया है वो भी पढ़ रहा है, चौथा जो कुंवर है वो अभी अभी पढ़ रहा है। फिर भी वे तीसरे बेटे अमर की शादी करने के लिए तैयार है। वे दहेज के लोभी हैं। उनका ये मानना है कि तीसरे की कहीं शादी करेंगे तो उसमें कुछ दहेज आ जाएगा, तो उस दहेज से हो सकता है कि कुछ जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाएगी। मुन्नी के विवाह के समय का कर्ज अभी तक चुका नहीं है, तो हो सकता है कि उसको चुका लेंगे। अब आगे देखेंगे अम्मा के बारे में। ये अम्मा जो हैं, अब ऊपर बाबूजी आप लोगों ने देखा, तो नेचुरली वो बाबूजी की पत्नी ही होंगी, तभी तो अम्मा है। तो अम्मा जो है बाबूजी की पत्नी, धीरज, समर, मुन्नी, कुंवर तथा अमर की माँ है। कहने का मतलब कि हम लोग पात्र परिचय करते चल रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया है। बुढ़ापा के कारण उनका शरीर जो है जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है। इसलिए वे चारपाई पर बैठकर माला जपती रहती हैं। इसलिए वे हमेशा चारपाई पर, खाट पर बैठी रहती हैं और माला जपती रहती हैं।
ये माँ के बारे में जान लीजिए। कुल मिलाकर के यह है कि समर, धीरज, समर, मुन्नी, अमर, कुंवर के बाबूजी, अम्मा, इतना तो जान लिए। समर की पत्नी का नाम भी ऊपर आ गया, प्रभा। समर, अमर, धीरज, कुंवर, इन सब की बहन का नाम मुन्नी। मुन्नी के चारों भाइयों का नाम क्या हो गया? धीरज, समर, कुंवर, अमर। ये सब याद रखिएगा, तब जाकर के इसकी कहानी समझ में आएगी। अब ये जो अम्मा जी हैं, अपनी बहुओं पर पूरा रोब है इनका। कहने का मतलब कि ये अपना पूरा धाक जमा करके अपनी बहुओं पर रखती हैं। छोटी बहू के आने से पहले बड़ी बहू घर का सारा काम करती थी। जब तक छोटी बहू मतलब समर की पत्नी, दूसरे बेटा की पत्नी नहीं आई थी, तब तक बड़े बेटा धीरज की पत्नी घर का सारा काम करती थी और रात को अम्मा के पैर भी दबाती थी। रात को अम्मा का पैर भी दबाती थी। समर का रिश्ता उनके ही भाई चंदन ने कराया था। समर का विवाह माँ के भाई चंदन ने कराया था। अब यहाँ ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि समर के मामा का नाम क्या था? चंदन, कुंदन, मंडन, है ना? इसमें से एक चुनना पड़ेगा। समर के मामा का नाम क्या था? या अम्मा के भाई का नाम क्या था? बाबूजी के साले का नाम क्या था? मुन्नी के मामा का नाम क्या था? यहाँ ये चंदन दिया हुआ है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक चुन लेना है। उनकी इच्छानुसार दहेज न मिलने का उन्हें दुख है, पर बहुगुनी मिलने की खुशी भी। कहने का मतलब कि उनके भाई ने, चंदन ने समर की शादी करवाई। समर की शादी में दहेज उनकी इच्छा अर्थात माँ की इच्छा के अनुसार नहीं मिला, लेकिन बहू जो मिली अर्थात प्रभा, जो समर की पत्नी, वह गुणी मिली अर्थात उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए माँ जी खुश हैं। तो एक तरफ खुश हैं दहेज न मिलने के कारण, दूसरी तरफ दुखी हैं, एक तरफ दुखी हैं दहेज न मिलने के कारण और दूसरी तरफ खुश हैं कि बहू अच्छी मिली। पर समर के प्रभा से न बोलने पर उन्हें प्रभा में अनेक दोष दिखाई देने लगते हैं। लेकिन शादी होकर आती है और सुहाग रात के दिन से ही समर प्रभा से बातचीत नहीं करता है। सुहाग रात के दिन से ही दोनों के बीच में खटपट चलता है, जिसके कारण माँ जी को लगता है कि प्रभा में बहुत सारे दोष हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये जो खटपट जो चल रहा है वह सिर्फ माँ जी का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि शायद प्रभा में कोई अवगुण है, डिमेरिट्स है, जिसके कारण समर प्रभा से नहीं बोलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आगे चल करके हम लोग उसको समझ लेंगे। वे अक्सर उसे बुरा भला कहती रहती हैं, अक्सर उसे बुरा भला कहती रहती हैं। इस वाक्य में यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वे अक्सर उसे भला बुरा कहती रहती हैं। इस वाक्य में कौन किसे भला बुरा कहती रहती है? ऑप्शन क हो जाएगा, माँ प्रभा को, मुन्नी प्रभा को, समर प्रभा को, प्रभा समर को। इसमें से एक चुनना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब लाइन बाय लाइन ही समझिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका टेस्ट लेना है। यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी लांछन लगा देती हैं। कहने का मतलब कि बार बार भला बुरा कहती रहती हैं प्रभा को, और सिर्फ भला बुरा ही नहीं कहती हैं बल्कि उसके करेक्टर पर भी लांछन लगा देती हैं। लांछन लगाना मतलब
आरोप लगा देना, तोहमत लगा देना। बात का बतंगर बनाने में वो बहुत चतुर हैं। बात का बतंगर बनाना मतलब छोटी बात को बड़ी बना करके कहना या बड़ी बना करके झगड़ा लगा देना या झगड़ा कर लेना, ये करने में माँ बहुत चतुर हैं। भले ही वे चारपाई पर बैठकर माला जपती रहती हैं, पर उनका ध्यान परिवार की गतिविधियों में ही भटकता रहता है। कहने का मतलब कि वह बैठकर खाट पर माला जपती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान परिवार की गतिविधियों पर, अर्थात परिवार में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस पर रहता है। इस प्रकार अम्मा एक रूढ़िवादी सास का चरित्र निभाती हैं। रूढ़िवादी बोलते हैं लकीर के फकीर को। लकीर के फकीर का मतलब जो होता है वह है पुरानी परंपराओं को, पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। जो पुरानी विचारधाराओं को, पुरानी बातों को, पुरानी मान्यताओं को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने रस्म को जो मानता है उसको रूढ़िवादी कहते हैं। इस प्रकार से अम्मा के बारे में तो हम लोग जान लिए, अम्मा का ये चरित्र है। उसके बाद तब धीरज का आ रहा है। अब हम लोग धीरज को देख करके और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धीरज बाबूजी का बड़ा बेटा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा है। धीरज बाबूजी तथा अम्मा का बड़ा बेटा है तथा समर, मुन्नी, अमर तथा कुंवर का बड़ा भाई है। बिल्कुल क्लियर है। वह भाभी का कमाऊ पति तथा एक बच्ची का पिता भी है। कहने का मतलब कि वह अपनी पत्नी का, यहाँ भाभी मतलब ये समर, मुन्नी, अमर, कुंवर की भाभी होगी, जो धीरज की पत्नी होगी, और उस भाभी का कमाऊ पति अर्थात कमाने वाला पति है तथा एक बच्ची का पिता है। कहने का मतलब कि उसकी एक बेटी भी है। वह 10वीं पास करके क्लर्क की नौकरी पर लग गया था। वह क्लास 10 पास है और क्लास 10 पास करने के बाद एक क्लर्क की नौकरी कर रहा था। उसे महंगाई भत्ता सब मिलाकर 99 रुपये मिलते हैं, जिनसे घर का खर्च चलता है। महंगाई भत्ता का मतलब हुआ डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ता का अर्थ होता है डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ डियरनेस अलाउंस और जो बेसिक सैलरी थी सब मिलाकर उसे 99 का मतलब होता है 99, 100 रुपये से 1 रुपया कम। अब जिसको हिंदी की गिनती नहीं आती होगी वो तो 99 नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा। धीरज की महीने भर की कुल कमाई या कुल आमदनी या उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह या उसका वेतन कितना था? 95, 96, 97, 99, है ना? इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। वह शांत स्वभाव का आदमी था, मेहनती था, माता पिता की आज्ञा को पालन करने वाला पुत्र था। माता पिता की हर आज्ञा को वह मानता था, माता पिता की हर बात को मानता था। पत्नी की नाजायज बात वह पसंद नहीं करता था। पत्नी की बात मानता था, लेकिन जो नाजायज हो अर्थात जो बात मानने लायक नहीं हो उस बात को वह नहीं मानता था। वह कभी कभी पत्नी पर हाथ भी उठा देता था, कभी कभी अपनी पत्नी को पीट भी देता था। तो इस प्रकार से यह हुआ समर का चरित्र। इस प्रकार से हम लोग अभी तो देखे हैं कुल 3, बाबूजी, अम्मा और धीरज। अब इसके बाद क्रमानुसार बाकी जो 10 सदस्य हैं जिसमें से मेन है उनके चरित्र को देखेंगे। उसके बाद तब सारांश को समझेंगे, तब हम लोग चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही।